नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार में रामविलास पासवान का देहांत एक ऐसे समय हुआ है जब चुनाव मुश्किल से मुश्किल 3 हफ्ते दूर है। ऐसे में श्रद्धांजलि और संवेदनाओं के साथ साथ कुछ राजनीतिक सवाल भी मंडरा रहे हैं। जैसे बुनियादी सवाल तो यही उठ रहा है कि पासवान के निधन का चुनाव पर क्या कोई असर पड़ सकता है, और उसी की छाया तले दूसरा सवाल भी आ जाता है। सवाल ये कि जैसे नीतीश कुमार क्या होगा, नीतीश कुमार का दलित मतों का क्या होगा, और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे। इन सारे सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के 5 जिलों में दलित वोटर एक बड़े फैक्टर के रूप में काम करते हैं। रामविलास पासवान के निधन से एक सहानुभूति की लहर है, जिसका फायदा रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को हो सकता है। दरअसल रामविलास पासवान के साथ एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि दलितों के साथ साथ उन्हें अगड़ी जाति के लोग भी पसंद करते थे। उन्होंने कभी भी अगड़ी जाति के खिलाफ कोई विवादित बयान नहीं दिया था। इस चुनाव में चिराग पासवान ने दलितों के साथ साथ अगड़ी जाति के लोगों को भी लुभाने की कोशिश की है। 42 में से 18 सीटों पर चिराग ने अगड़ी जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बिहार के समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, वैशाली और नालंदा में महादलित वोटों की अच्छी खासी आबादी है। बिहार में अभी की तारीख में महादलित और दलित वोटरों की आबादी कुल 16% के करीब है। दलित बहुल्य सीटों पर रामविलास पासवान का असर भी दिखता है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में महादलित वोटरों की संख्या 3.5 लाख के करीब है। यहां से रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज सांसद हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इन सीटों पर महादलित वोट काफी मायने रखते हैं। ऐसे में सहानुभूति लहर में जेडीयू को यहां नुकसान संभव है। हाजीपुर, रामविलास पासवान खुद हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2019 में उनके भाई पशुपति कुमार पारस यहां से चुनाव लड़े। हाजीपुर में भी करीब 3.5 लाख से ज्यादा दलित वोटरों की संख्या है। इस संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट आता है, जिसमें हाजीपुर, महुआ, राजापाकर, जंदाहा, महनार, पातेपुर और जागोपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। यहाँ भी एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। ऐसे में यहाँ भी जेडीयू को नुकसान संभव है। खगड़िया लोकसभा सीट पर भी एलजेपी का कब्जा है। रामविलास पासवान खगड़िया के अलौली सीट से ही राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। पहली बार वो इस सीट से ही विधायक बने थे। खगड़िया में दलित वोटर करीब 4 लाख के करीब हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सिमरी, बख्तियारपुर, हसनपुर, अलौली, खगड़िया, बिलदौर और परबत्ता है। अलौली सुरक्षित सीट है, इस पर जेडीयू ने उम्मीदवार दिया है। ऐसे में पासवान की पार्टी ने भी इस सीट से उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया है। पासवान की सहानुभूति लहर में यहां सीधा नुकसान जेडीयू को हो सकता है। जमुई लोकसभा क्षेत्र भी सुरक्षित सीट है। यहां से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सांसद हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है। दलित वोटों के साथ साथ चिराग पासवान ने यहां अति पिछड़ी जातियों के वोट में सेंधमारी की कोशिश की है। साथ में सहानुभूति फैक्टर अलग काम करेगा। इसका सीधा नुकसान जेडीयू को हो सकता है। नालंदा, नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी महादलित वोटरों की अच्छी खासी आबादी है। नालंदा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। चिराग ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। ऐसे में सहानुभूति लहर यहां भी खेल बिगाड़ सकता है। जाहिर है चिराग इस चुनाव में सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरे सियासी दल अभी रामविलास पासवान पर खुलकर वार नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार भी सीधे वार करने से बचते रहेंगे। ऐसे में इसका फायदा चिराग को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जहाँ तो आज दरअसल बात होगी बहुत अहम विषय यही कि रामविलास पासवान का देहांत होने के बाद अब क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनाव में महज 3 हफ्ते से भी कम का वक्त ही रह गया है, ऐसे में श्रद्धांजलि और संवेदनाएं अपनी जगह, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि क्या राजनीतिक सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। सवाल यही कि क्या फायदा आखिर किससे होगा।
किसको होगा। पासवान का निधन हुआ है, लेकिन ऐसे में एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने से किसको फायदा, किसको नुकसान हो रहा है और पासवान के निधन का क्या इन चुनावों पर असर पड़ेगा, आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मोहसिन अली जी हमारे साथ हैं। मोहसिन अली मासूमी जी नेता हैं जेडीयू के। सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ राजेश भट्ट जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं लोजपा के। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका भी। दानिश रिजवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं हम के। दानिश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है आरजेडी के। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल मेरा राजेश भट्ट जी आपसे ही है, क्योंकि हाल ही में रामविलास पासवान का जिस तरह से निधन हुआ, क्या लगता है कि इसके बाद अब बिहार के चुनाव पर किस तरह का इसका असर पड़ने वाला है? नेहा जी जी, पार्टी के संस्थापक और अभिभावक माननीय रामविलास पासवान जी का निधन बेहद दुखद घड़ी है। बिल्कुल। निश्चित तौर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता मर्माहत हैं, दुखी हैं अपने जनप्रिय नेता के लिए। लेकिन चुनाव की घड़ी है और चुनाव में हम लोगों ने पूरे बिहार के ही नहीं, पूरे देश के लोजपा के कार्यकर्ता इस बार बिहार के चुनाव में उतर रहे हैं और मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और एक बेहतर परिणाम लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है। हम समझते हैं कि माननीय पासवान जी जिस वर्ग के लिए दलितों, शोषितों, वंचितों ही नहीं, उन्होंने सवर्णों की भी बात की थी। बिहार की 12 करोड़ आवाम आज पूरी तरह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ खड़ी है और हम समझते हैं कि बेहतर परिणाम इस चुनाव में लोजपा को मिलने जा रहा है। नेहा, ठीक, किस तरह का परिणाम मिलेगा सर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मोहसिन अली मासूमी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि लोजपा जिस तरह से अब अलग से चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसका बताया ये भी जा रहा है कि जेडीयू पर काफी असर पड़ेगा, यानी कि नुकसान उठाना पड़ सकता है जेडीयू। कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी, जेडीयू पे या बीजेपी पे किसी पे 1% क्या कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 सालों में इतना काम किया है दलित, महादलित एवं की पासवान जाति को भी आरक्षण में डाला है और उन लोगों के लिए जो दबे कुचले थे नीतीश कुमार ने उनको उठाने का काम किया है। तो आज पासवान जाति भी जो है ये समझ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया और सभी दलित, महादलित सबों के लिए किया है। तो ये लोजपा का कहीं भी किसी भी विधानसभा पे जदयू पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पूरा बिहार जो जान रहा है कि नीतीश कुमार ने विकास की गंगा बहाई है और सबके लिए काम किया है। ठीक है। राजेश यादव जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि लोजपा न सिर्फ अब दलित वोटर बल्कि अग्रणी जाति को भी लुभाने की कोशिशों में लगी हुई है और यही वजह है कि अभी हाल ही में आपको बता दें कि 42 सीटों में 42 उम्मीदवारों में से 18 उम्मीदवार जो हैं वो अग्रणी जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में महागठबंधन इसे किस तरह से देखता है? यहाँ जी, महागठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके माध्यम से हम माननीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया है, हम लोग सभी लोग मर्माहत हैं, राष्ट्रीय जनता दल से भी। लेकिन चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो वोटर हैं, दलित हो, महादलित हो, सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सत्ता के लिए नीतीश जी ने दलित परिवार को 2 भागों में बांट दिया था। महादलित दलित में बांट दिया, लड़वाने का काम किया और ये बोलते हैं कि हमारा बहुत बड़ा जनाधार है। तो हम आपके माध्यम से बैठे हुए हैं जदयू के, जब इतनी बड़ी जनाधार है, उनकी इतनी विश्वास है, तो नीतीश जी स्वयं खड़ा क्यों नहीं होते हैं चुनाव में? उनको तो डर रहता है ना, बराबर डर भय बना हुआ है कि कहीं हम ही ना हार जाए।
सुशील मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, ये बहुत बड़े नेता हैं, इन्हें चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 15 साल में इन्होंने जो कुशासन के नाम पर कुशासन पैदा किया है बिहार में। इस बार बिहार की जनता, बिहार के जो 11 करोड़ 12 करोड़ वोटर जनता है, इनसे हिसाब लेने के लिए तैयार हैं और इनका कोई कार्ड इस बार चलने वाला नहीं। सर नहीं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि 2005 में, 2010 में, 2015 में किसके नाम पे वोट पड़े? अगर आप कहते हैं नीतीश कुमार ने काम ही नहीं किया, 2005 तो किसके नाम पे और किसके काम पे वोट पड़े हैं सर? नेहा जी, 2005 में, 2010 में तो स्थिति, अब 2005 है न 10 है, अब 15 में देख लीजिए 15 में क्या हुआ, तो 15 का क्यों उदाहरण नहीं होता है? तो 2005 और 10 के उदाहरण देकर के जो लोग राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब न तो 2005 है लौटने वाला है, न 2010, अब 15 है, और 2015 का क्यों नहीं बात करते हैं लोग, जदयू और भाजपा के लोग? 2015 में आपसे हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जिस प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा कि डीएनए खराब है, या कौन सा केमिकल ऐसा है मोदी जी के पास कि केमिकल से बना दिए प्रयोगशाला में, इनका डीएनए ठीक हो गया? तो बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से लोग सत्ता में जाने के लिए किस पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और फिर एक हो जाते हैं। सब चीजें होने के बाद भी सर 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से तमाम राजनीतिक पार्टियों को नकार दिया जनता ने। दलित, महादलित और पिछड़ा, राजेश यादव जी, अल्पसंख्यक, पूरे तमाम आरोप आप लगा रहे हैं सर, तमाम आरोप आप लगा रहे हैं, बावजूद इसके 2019 लोकसभा चुनाव में फिर सिरे से खारिज किया तमाम राजनीतिक पार्टियों को। नहीं, 2019 में देख लीजिए, मेरा वोट और परसेंटेज देख लीजिए ना, राष्ट्रीय जनता दल का वोट और परसेंटेज देख लीजिए, तब उनको पता चलेगा कितनी जीती वो भी तो देखी जाएगी। दोनों का, भाजपा का वोट और परसेंटेज अलग निकाल दीजिए, कितनी जीती सर, जदयू को निकाल दीजिए, तो पता चलेगा सीटें कितनी जीती वो भी तो देखी जाएगी। नहीं, सीट को जितना है, और 2019 में क्या स्थिति, और लोकसभा की स्थिति और विधानसभा की स्थिति, दोनों में बड़ी अंतर होता है। मुखिया के चुनाव में बड़ी अंतर हो जाता है। ठीक है, लोजपा के अलग चुनाव लड़ने से महागठबंधन गदगद है, क्यों? नहीं, लोजपा उनकी पार्टी है, उनका पार्टी का निर्णय है, माननीय चिराग जी का निर्णय है, उसमें हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का कहीं नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनके साथ जा रहे हैं, और वो जदयू चिंतित है, भाजपा चिंतित है, राष्ट्रीय जनता दल चिंतित नहीं है। ठीक है दानिश जी, राष्ट्रीय चिराग पासवान जी की पार्टी है, वो क्या निर्णय लेते हैं इसमें राष्ट्रीय जनता और महागठबंधन का कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। ठीक है, दानिश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश रिजवान जी प्रवक्ता हैं हम के। दानिश जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल इस बात को लेकर है सर, जिस तरह से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद एक सहानुभूति की लहर प्रदेश में देखी जा रही है, उसके बाद अब हम दलित वोटरों को साधने में, उसको एकजुट रखने में, क्या लगता है कि इस चुनावों में कामयाब हो पाएगी? देखिए नेहा जी, जब आप हर तबके के लिए काम करिएगा, हर तबके के विकास की चिंता करिएगा, जब आप सड़कें बनाइएगा तो ये देख कर नहीं बनाइएगा कि जो सड़क बनी इस पर दलित चलेंगे, महादलित चलेंगे या स्वर्ण तबके के लोग चलेंगे, तब निसंदेह समाज का हर तबका आपके साथ खड़ा होता है। बिहार में दलितों के लिए जितनी योजनाएं श्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है, वो उसको अगर हम बखान करना चाहें तो मुझे लगता है 20-25 दिन लग जाएंगे आपके टीवी स्क्रीन पर बताने में। सर अभी 1.5-2 महीने पहले तक तो ये बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार ने कोई काम ही नहीं किया, यही कहा जा रहा था कि दलितों का अगर किसी ने अनादर किया है तो नीतीश कुमार है। ब्रीफ कर लेने दीजिए नेहा जी। अभी आप बता रहे कि 25 दिन लग जाएंगे बखान करने में कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ काम किया। कर लेने दीजिए, एक्सप्लेन कर लेने दीजिए नेहा जी। आपने बिल्कुल सर, विस्तार से बताएं हमें। अब ये सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया है। निसंदेह लालू प्रसाद यादव जी ने, उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी ने बहुत काम किया था। काम तो ऐसा किया था कि एक एक दिन में 80 महादलितों को छुरा मारकर, नरसंहार करके उनकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसी ये हत्यारी सरकार थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी कहा कि बिहार में जंगल राज है। दलितों के लिए उन्होंने ये किया था कि दलितों को पूरी तरीके से ना पदोन्नति में आरक्षण मिलता था, ना ही उनके जो बैकलॉग थे उनको भरने का काम किया गया था। ये दलित प्रेम था। जब सड़क बनाने की कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में बताइए ना। सुन लीजिए दानी जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या हुआ? भाजपा में जाते हुए खत्म हो गया क्या? यार अब बात आ गई कोऑर्डिनेशन से, आप दलित उत्थान की बात कर रहे हैं। दलितों को गुमराह कर रहे हैं।
अरे आप लोगों का हरसुआ के बिहार में हिट करने का अगर दलितों से इतना प्रेम है, सुनिए मेरी बात, सुनिए दलितों से अगर आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। नहीं सर, दलितों के ऊपर ही सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि दलितों पर राजनीति होती ही है, दलितों पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। सर मैं लौटूंगी आपके पास फिर मैं आऊंगी। तो आप देख रहे हैं लोकतंत्र में बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव के। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है मोहसिन अली जी। सवाल इस बात को लेकर है कि लोजपा यानी कि एलजेपी अब अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सर सवाल ये भी है कि जो नीतीश कुमार है, सब जानते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे से क्या खेल हो रहा है और कैसे हो रहा है। लोजपा अगर अलग चुनाव लड़ती है, निसंदेह इसका जो घाटा है, इसका जो नुकसान है वो जेडीयू को उठाना पड़ सकता है इस विधानसभा चुनाव में, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। सब कुछ जानकर भी अगर नीतीश कुमार आंखें मूंदे बैठे हैं तो सर इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा है कि देखिए, लोजपा जो थी हम लोग साथ गठबंधन में थी तो सभी का वोट मिलता था, जदयू का भी वोट मिलता था, बीजेपी का वोट मिलता था। कोई एक कास्ट का नेता बन करके वोट नहीं पा सकता है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो विकास मुद्दा है और हर घर विकास हुआ है, हर कास्ट में विकास हुआ है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है वोट पे जितना वोट था, बल्कि इस बार तो बढ़ के चढ़ के लोग वोट करेंगे और हर कास्ट के लोग करेंगे। और चिराग, सूरज के आगे चिराग क्या करेगा? पूरे बिहार में रोशनी रोशनी, हर दलित महादलित से लेकर के जो दबे खुशे लोग थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। पूरा बिहार इस चीज को देख रहा है और हर चीज को अच्छी तरीके से समझ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तो इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अटूट विश्वास है एनडीए पे बिहार की जनता को और प्रचंड बहुमत से। लेकिन सर आप मानते हैं इस बात को कि भले ही एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान हो या ना हो, लेकिन एनडीए को नुकसान यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, हमको कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि जो है एनडीए को, चाहे जदयू या बीजेपी, किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता समझदार हो चुकी है, 15 साल में परिपक्व हो चुकी है। 15 साल पहले के इतिहास को उन लोगों ने देखा है। उस टाइम जो 5 साल 10 साल के लड़के थे, आज वो हो गए 20-25 साल। वो लोग भी पूरा स्टडी कर चुके हैं जितने, क्योंकि नौजवान लोगों की भी जो है एक बड़ी तादाद हो गई है आज के देश में इन वोटिंग में, तो वो लोग भी देख चुके हैं कि क्या हुआ 15 साल था। और ये 15 साल में नीतीश कुमार जी एनडीए के नेतृत्व में जो ये गवर्नमेंट बनी और नीतीश कुमार जी ने सूझबूझ के साथ जो काम किया, खास करके दलित और शोषितों के लिए, वो एक काम किया जो दिख रहा है लोगों को, बच्चों से लेकर के उनके स्कॉलरशिप से लेकर क्या क्या, वो सब कुछ जानता है। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। चिराग जी ने ये बहुत बड़ी गलती की है। हमको लगता है कि अभी वो नौजवान है, अभी तो उनका पूरा फ्यूचर था। और हमारे जो माननीय रामविलास जी, आज सबों को दुख है उनके जाने का, लेकिन बहुत क्या कि इतना परिपक्व हो रहे थे, पता नहीं इनको क्या हो गया। सिर्फ उनका भी वोट उनको नहीं पड़ रहा है ना। सबसे बड़ी चीज है कि उनके लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है। एक सवाल इस बात को लेकर है राजेश भट्ट जी कि सर 2015 की अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, जब आपने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था, 42 सीटों पर आपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन निकाल कितने पाए? महज 2 सीटें। लेकिन ऐसे में जब 142 और 143 सीटों पर आप चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, सर ये सवाल सबसे बड़ा और अहम हो जाता है कि क्या इस वक्त आपको बार्गेनिंग करनी चाहिए थी, और अगर की आपने तो क्या लगता है कितनी सीटें इस बार निकाल पाएंगे आप? राजेश भट्ट जी। नेहा जी, 15 साल राजद और 15 साल जदयू ने जो बिहार में त्राहिमाम की स्थिति बनाई है, उससे बिहार की 12 करोड़ आवाम पूरी तरह से इन लोगों की असली जमीनी हकीकत को जान पाई है। और अब जो स्थिति बिहार की आवाम ने बना दिया है, उसमें लोजपा के माननीय चिराग जी ने जो निर्णय लिया है, पूरी बिहार की 12 करोड़ आवाम उसका स्वागत कर रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने अगड़ी, पिछड़ी, दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग, सवर्ण,
यही करते 15 साल बिता दिए। बिहार के जनता को बिल्कुल ही ठगा है उन्होंने पूरी तरह से। विकास के नाम पर विकास का सिर्फ ढिंढोरा पीटा है, विकास कहीं जमीनी स्तर पे टिक नहीं रही है। इन्होंने 7 निश्चय का जो प्रोग्राम बनाया था, 7 निश्चय इनका फिसड्डी साबित हुआ है। पूरी तरह लूट का पिटारा, भ्रष्टाचार का एक बड़ा आतंक सा दिख रहा है। अभी तक 7 निश्चय का इनका कहीं प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाया है। आपको बताता चलूं कि 90% जितना भी टेंडर हुआ है, 90% काम अभी तक इनका पूरा नहीं हुआ है। लेकिन सर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बिहार की जनता जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को हमेशा सराखों पर बिठाती रही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस आंधी के बीच, इस तूफान के बीच अपने आप को टिका पाएंगे चिराग? नेहा जी, ऐसे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो राजधानी पटना, पिछले साल आपने देखा होगा राजधानी पटना पूरा जलमग्न हो गया था। उन्होंने आम आवाम की सुध लेना बिल्कुल ही वाजिब नहीं समझा। अभी कोविड-19 के हालात में पहले, दूसरे और तीसरे लॉकडाउन में देखा कि नीतीश जी अपने घर से बाहर जाना पसंद नहीं किए। इसको बिहार की 12 करोड़ आवाम बिल्कुल ही देख चुकी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कितने हम लोगों के प्रति संवेदनशील हैं। दूसरी बात, अस्पताल का बिल्डिंग तो बना है, ना तो मूलभूत सुविधा है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है। शिक्षा की वही बदहाल स्थिति है। ठेकेदारी पर शिक्षा को दे दिया गया है। ठेकेदारी पर सारे विभाग चल रहे हैं। निर्माण कार्य कर सिर्फ कंक्रीटिंग अगर विकास का घोषक होता तो विकास माना जा सकता है। लेकिन नेहा जी, बिहार की 12 करोड़ आवाम इस खोखली ढिंढोरी सरकार को बिल्कुल ही खुलेआम देख रही है। ये दलित, महादलित, अगड़ी पिछड़ी करके सोशल इंजीनियरिंग 15 साल समझाते रहे। अब बिहार के अवाम इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि बिहार की जनता इस बार सबक सिखाएगी। ठीक है, बिल्कुल वही देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है दानिश जी कि जेडीयू के खिलाफ अगर देखा जाए एलजेपी के लड़ने से बिहार की जो आधी से ज्यादा सीटें हैं सर, उस पर उलझन जो है वो बरकरार रहेगी। तो ऐसे में एनडीए में जो उलझन होगी, जिससे जो वोट है उसका भी बंटवारा होने की यहाँ संभावना जताई जा रही है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई ये जो उलझन का फायदा है ये महागठबंधन को मिल सकता है क्या? देखिए नेहा जी, 2-3 चीजें साफ हैं। इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने वैसे फूके हुए कारतूस पर दाव लगाया है जो 2015 के चुनाव में भी चुनाव लड़ चुकी है और एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है और उनकी बुरी तरीके से हार हुई। अगर हम बात करें दिनारा से, तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे राजेंद्र सिंह जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। जब चुनाव का परिणाम आया तो बुरी तरीके से वहां से चुनाव हार गए। रामेश्वर चौरसिया जी चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, नरेंद्र मोदी जी की लहर थी और ये ऐसे फूके हुए कारतूस थे कि बीजेपी के टिकट पर जाकर चुनाव हार कर चले आए और आज कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं। लोक जनशक्ति पार्टी फूके हुए कारतूसों पर दाव लगा रही है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। इनको जहां से जितने कैंडिडेट उतारने उतार ले। नरेंद्र मोदी जी को ये चाहते हैं कमजोर करना, तो कमजोर करना है तो कर ले, लेकिन हम कमजोर होने नहीं देंगे। हमारा स्पष्ट मानना है कि बिहार में न्याय के साथ विकास का काम हुआ है। आज बिहार में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी 11 बजे रात में कहीं जाकर सभा कर रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। क्योंकि 10 बजे तो आप छोड़ दीजिए, शाम के 6 बजे के बाद लोग घरों में दुबक जाते थे। ऐसा जंगल रात का खौफ था लालू प्रसाद यादव जी के साथ। लेकिन आज तेजस्वी यादव जी 10 बजे रात में, 11 बजे रात में अगर खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं तो ये लालू प्रसाद यादव जी की देन नहीं है, ये नीतीश कुमार जी के सुशासन का असर है कि 10 बजे और 11 बजे रात में भी कोई बंदा बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले सड़कों पर घूमता है और उसे महसूस होता है कि सूबे में विकास हुआ है, हम बेफिक्र होकर कहीं घूम सकते हैं। ये हमारे विकास का पैमाना है। सर, विकास की तस्वीरें तो अभी हाल ही में सामने आई, जब जितनी वहां पे बाढ़ आई वो देखा गया, किस तरह के हालात खराब थे वो देखा गया। उससे पहले चमकी बुखार का जिस तरह से असर था वो भी देखा गया कि वहां पे बच्चों की कितनी मौतें हुई, ये भी देखा गया। जाहिर तौर पे वहां पे शिक्षा व्यवस्था किस तरह बदहाल है ये भी देखा गया, और कोरोना काल में मजदूरों का जो पलायन हुआ वापस और वो किस तरह से भुखमरी की कगार पर है ये भी देखा गया। विकास की तस्वीरें सर किसी से छिपी नहीं होती, विकास की तस्वीरें बिल्कुल सामने आती है और तस्वीरें कभी भी झूठ नहीं बोलती। राजेश यादव जी, सवाल इस बात को लेकर है कि दलित वोटरों की सर अगर हम बात करें तो बिहार में दलित वोटरों का
जो वर्चस्व है वो देखा जाता है, और ऐसे में 5 जिले ऐसे हैं जहां पर दलित वोटर एक बड़े फैक्टर के रूप में काम करते हैं। सर, आरजेडी ने पिछले विधानसभा चुनावों में उन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ऐसे में क्या माना जाएगी इस बार, क्योंकि एक सहानुभूति की लहर है रामविलास पासवान के नहीं रहने के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या आरजेडी उसी तरह बेहतर प्रदर्शन करेगी? अगर हाँ तो कैसे? नेहा जी, अभी दानी जी को सुन रहे थे, तो जो व्यक्ति के नियत और नीति बदलते रहता है, जिस व्यक्ति का नियत और नीति बदलते रहे, उस पर राज्य की जनता को विश्वास नहीं हो सकता है। इनका दलित चेहरा, पिछड़ा चेहरा कब बदल जाएगा, इनका चेहरा इन लोगों का कब क्या बोलेंगे, बिहार की जनता सब समझ रही है। और दलित पर, अति पिछड़ा पर राष्ट्रीय जनता दल का जो हमारे राजधानी में लालू जी का है सवाल है, वो कहीं दलित और पिछड़ा कहीं गए नहीं है, वो सारे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ इंटेक्ट है। जहाँ तक दलित का पिछली बार भी सबसे ज्यादा हम जीते थे 2015 में, हम सबसे ज्यादा रिजर्व सीट पर जीते थे, और इस बार फिर सबसे ज्यादा रिजर्व सीट पर एससी हो या एसटी हो, उस पर राष्ट्रीय जनता दल की ही जीत निश्चित है। ये सब जानते हैं, लोग जानते हैं। तो ये लोगों का एक काम है, इनका नियत और नीति दोनों ठीक नहीं है। चरित्र इसका दोहरा चरित्र हो जाए, उस पर राज्य की जनता विश्वास ठीक है। दानिश जी से रिएक्शन ले लेते हैं। दानिश जी से। दानिश जी, सवाल इस बात को लेकर है, राजेश यादव जी कह रहे हैं कि जब आप वक्त वक्त पर बातें बदलते हैं तो जनता को कैसे ये विश्वास दिला पाएंगे कि अब जो बोल रहे हैं आने वाले वक्त में उससे नहीं पलटेंगे? दानिश जी। दानिश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, और ऐसे में जाहिर तौर पे ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर दलित वोट आखिर जाएगा तो जाएगा कहां, किस पार्टी की तरफ जाएगा? क्योंकि ये भी देखा गया है राजेश जी, भले ही दलितों पर राजनीति की गई हो और लोजपा की तरफ से वाकई दलितों का मुद्दा बहुत अहम होता है विधानसभा चुनावों में, अक्सर हमने देखा लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनावों में, लेकिन ये भी फैक्ट है कि दलित वोटर कभी भी एक तरफा नहीं पड़ा, कभी भी लोजपा की तरफ, कभी भी आरजेडी की तरफ, कभी भी किसी एक पार्टी की तरफ नहीं गया। हालांकि इससे पहले हमने विधानसभा चुनावों में देखा कि आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीट उन दलित वोट वहां पर सबसे ज्यादा सीटें निकाली जहां पर दलितों का वर्चस्व है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि उस किले में सेंध लगाने में कितनी कामयाबी अब लोजपा को मिलेगी? नेहा जी, हमसे पूछे राजेश भट्ट जी से सवाल है। राजेश, चलिए राजेश भट्ट जी हमसे संपर्क उनका टूट गया है। राजेश यादव जी, आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, दलित का जो है सवाल है, महादलित का, नेहा जी पूरी तरह से इंटेक्ट महागठबंधन की हमारी जो लड़ाई है, लालू जी आज क्यों परेशान है दलित के लिए? दलित की लड़ाई लड़े हम परेशान हुए, पिछड़ा की लड़ाई लड़े हम परेशान हुए, अति पिछड़ा की लड़ाई हम परेशान हुए, अकलियत की लड़ाई लड़ते हैं हम परेशान होते हैं। तो हम तो लड़ते हैं दलित के लिए, दलित के लिए, अकलियत के लिए, अति पिछड़ा के लिए। यदि सबसे ज्यादा कोई राज्य में लड़ा है, उनकी समस्याओं को लेकर लड़ा है, तो राष्ट्रीय जनता दल है, और सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल की ओर देखते हैं। सर, ये लड़ाई कहीं महागठबंधन के अंदर ही होती हुई नहीं दिखाई दे रही? कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने साथ छोड़ा, फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने साथ छोड़ा, फिर एक के बाद एक जो नेता है वो साथ छोड़ते हुए चले गए। दलित में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको अपने लिए खाली चाहिए, दलित समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो अपने लिए लड़ते हैं। अभी देख लीजिए सन ऑफ बला जो है, वो अपने, अब वहाँ सीटें मिला, 7 सीट मिला उनको, और उसमें भी कैंडिडेट खोज रहे हैं। हमारे साथ रहते थे तो लंबा चौड़ा बात कर रहे थे। जीतन राम मांझी जी हमारे आदरणीय हैं, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात है। तो भाजपा में रह करके दलित की बात करना, पिछड़ा की बात करना बेईमानी है।
भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करना बेईमानी होगा। और राज्य की जनता समझती है पिछड़ा। अभी आप देखते हैं कहीं भी घटना हो तो जिसका भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य संगठन है आरएसएस, कभी दलित की हत्या पर, दलित की समस्या पर कभी बोलता है क्या? तो एक दलित को, कुछ दलित लोगों को पाल रख करके रखा है, उनको गुमराह करके रखता है और वे लोग अपने समाज को गुमराह करते रहते हैं। तो उनसे नहीं होता है। अभी जीतन राम मांझी जी हैं, बहुत बढ़िया हैं। अभी क्या 15 में बोल रहे थे जीतन राम मांझी जी के बारे में सुशील मोदी, आप सुना दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे? 56 घोटाला। आपने देखा कि विकास हुआ है, सृजन का विकास हुआ है, शेल्टर हाउस मुजफ्फरपुर का विकास हुआ है, चिकनी बुखार का हुआ है। और ये जो बोल रहे हैं कि हम गांव-गांव में पानी पहुंचा दिए, गांव के लोग जान रहा है कहीं नल नहीं है, कहीं आपका मोटर खराब हो गया है, कहीं है ये नहीं है। तो ये राज्य की जनता ये तो बड़े पैमाने पर शोषण किए हैं, आर्थिक शोषण किए आपका बिहार को। औद्योगिक क्या बताते हैं कि विकास हुआ? कौन सा विकास? कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला, कितने को नौकरी मिला, सरकारी नौकरी मिला? ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि पकौड़ा बनाओ, तो पकौड़ा से जो टेक्निक जो बीए है, एमए कर रहा है, तो पढ़ा लिखा है लड़का है। ठीक है, ठीक है। मोहसिन जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। मोहसिन जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी राजेश यादव जी कर रहे हैं कि दलित वोट बैंक किधर जाएगा, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि यहाँ पर दलित तो बात की बात है, लेकिन विकास के एजेंडे पर, विकास के मुद्दे पर जो वोटर है वो सबसे पहले ये देखता है कि कितना विकास हुआ, कितनी प्रगति हुई प्रदेश की। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं? चाहे बिहार में बाढ़ का मुद्दा हो, या फिर मजदूरों के पलायन का मुद्दा हो, या फिर चमकी बुखार का मुद्दा हो, या फिर शिक्षा के स्तर को सुधारने का मुद्दा हो, या फिर स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने का मुद्दा हो। हाल ही में कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उस वक्त भी किस तरह के हालात और किस तरह की स्थितियां प्रदेश में बनी हुई है, कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जा सकते हैं नीतीश कुमार के। मोहसिन जी। जी जी देखिए, ऐसा है कि ये कोविड के दौर में इलेक्शन हो रहा है, और जो पलायन करके जो लोग आए भी थे, माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे बात किया, और आज 15 से लाख से लेकर 20 लाख तक जो है टाटा बेस तैयार करके उन सारे श्रमिक मजदूर और जो बाहर के काम करने वाले हैं उन लोगों को सबको रोजगार दिया जा रहा है। उन लोगों का डाटा बेस तैयार किया जा चुका है। और जो इस अभी जो हालात बन रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में जो अभी इलेक्शन हो रहा है, उसमें हमारे बिहार की जितनी जनता है वो एक मन बना चुकी है। यहाँ पे कोई इकट्ठाई नहीं है कि जो 15 साल में जो सभी को लेके चला, हर घर में विकास की रोशनी पहुंचाया, और दलित महादलित के लिए उन लोगों ने जो हमारे नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है कि जो अब वो सब बच्चे शिक्षित हो चुके हैं, IAS IPS बन रहे हैं, पीटी जो है बीपीएससी कमीशन के एग्जाम देते हैं, पीटी कंप्लीट करने के बाद उनको 50,000 दिया जाता है ग्रेड्स के लिए। IAS का एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसमें जो है जो पीटी हमारे दलित महादलित के बच्चे जो पास हो रहे हैं उनको 1 लाख रुपए मेंस की तैयारी करने के लिए दिया जा रहा है, और उन बच्चों ने निकाला, आज वो शिक्षित हो गए हैं। ये विपक्ष था आरजेडी 15 साल ये डरा धमका करके वोट लेने का काम करता था। सिर्फ जो है मुंह धुला देना, पाउडर लगा देना। सर, जो समस्याएं हैं वो अगर जस की तस बनी हुई है, सर एक सेकेंड, जो समस्याएं हैं सर अगर जस की तस बनी हुई है तो सवाल तो उठेंगे ही ना मोहसिन जी। बाढ़ की समस्या आज की समस्या तो नहीं है ना सर। 15 सालों से अगर आप शासन कर रहे हैं तो सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे ना सर। अगर स्वास्थ्य की जो समस्या है वो खराब है, अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं हैं तो किससे सवाल पूछे जाएंगे? शिक्षा का स्तर अगर बेहतर नहीं हुआ तो सर किससे सवाल पूछे जाएंगे? अगर बेरोजगारी है तो सर किससे सवाल पूछे जाएंगे? अगर क्राइम है तो सर किससे सवाल पूछे जाएंगे? सर सही है, सवाल तो बिल्कुल लोग पूछेंगे ही, लेकिन उसका जवाब ये है कि बिहार की जनता ये देख रही है कि पहले जो 15 साल पहले जो बाढ़ आती थी, क्या उन लोगों के लिए क्या किया गया? देखिए, ये तो प्राकृतिक आपदा है। सर, इस 15 सालों में क्या किया गया सर? आज जो है 15 साल में आज आप देखिए जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन लोगों को उनके रहने का, उनके खाने का, पीने का, कोरोना कोविड के दौर में भी जो आपने देखा होगा। सर, ये नौबत क्यों आती है? क्यों नहीं इसका जड़ से इंतजाम किया जाता? क्यों ये नौबत आती है कि हर साल बच्चे मरते हैं?
एक ऐसी खतरनाक बीमारी आती है जो कि कई बच्चों की जिंदगी ले लेती है। क्यों ये नौबत आती है सर? क्यों गंदगी का भंडार लगा होता है सर? क्यों उससे लोगों को मरना पड़ता है? क्यों शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं हो पाया? क्यों क्राइम आज भी कंट्रोल नहीं हो पाया? 15 सालों से तो नीतीश बाबू की सरकार है। सुशासन के नाम पर अगर आप वोट मांगते हैं तो सर सवाल तो पूछे जाएंगे ना आपसे। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत कंट्रोल हुआ है। आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर में देखिए ये जो वायरस है, ये जो बीमारी जो आती है, जैसे कोरोना हो या चमकी बुखार या कुछ भी, ये आया और पहले साल तो प्रॉब्लम हुआ, कुछ बच्चे मरे, लेकिन 100 बेड का जो है चमकी बुखार का एक बेहतरीन हॉस्पिटल तो सिर्फ बच्चों के लिए किया गया। इस बार देखिए कैजुअलिटी बहुत कम हुई। नीतीश कुमार बहुत संजीदगी के साथ देखा समझा, खुद वो आ गए और आज देखिए कि उसका जो दर जो बच्चों के मरने की मोर्टेलिटी बहुत कम हो गई जी, है। आपके लिए बहुत छोटी बात होगी कुछ बच्चे कह देना, लेकिन उन माओ से पूछो, उन घर वालों से पूछो जिनके घर से बच्चे गए हैं, जिन माओ की कोख उजड़ गई है, उनसे पूछो कि एक बच्चे के जाने का दुख क्या होता है। तंत्र में बात दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है, क्योंकि बिहार में रामविलास पासवान का देहांत हो चुका है और ऐसे में जाहिर तौर पे ये कहा जा रहा है कि उनके देहांत के बाद सहानुभूति की लहर है और संवेदना और श्रद्धांजलियों के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक सवाल भी कई मंडरा रहे हैं। जैसा कि सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल इस बात को लेकर है कि क्या चिराग पासवान रामविलास पासवान की विरासत को संभाल पाएंगे। आज लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है। दानिश जी, सवाल आपसे है मेरा कि जीतन राम मांझी ने कहा कि रामविलास पासवान को भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न देने की मांग उठाई थी। क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? लगता है आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो दलित वोटों की अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर इनका असर देखा जा रहा है। एक सवाल इस बात को लेकर है राजेश यादव जी, हम समस्तीपुर की बात करें, सर हाजीपुर की बात करें, खगड़िया की बात करें, जमुई की बात करें या नालंदा की बात करें, तकरीबन इन संसदीय क्षेत्रों में 42 सीटें ऐसी आती हैं जहां पर ये कहा जा सकता है कि जो दलित वोट है उनका खास दबदबा है। तो ऐसे में उन वोटरों को लुभाने के लिए या फिर उनको रिझाने के लिए अब क्या कुछ किया जा रहा है जिससे कि जो दलित वोट है वो मजबूत हो सके? वो जो 42 सीट है नेहा जी, 42 सीट में अधिकांश जो सीटें हैं वो जदयू और भाजपा तो वहाँ पर है नहीं, कहीं रहेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल का 42 में से हम 28 सीट वहां जीतेंगे। इस बार देख लीजिएगा कि पिछड़े पूरे राज्य में पिछड़ा दलित, कहीं आत्मविश्वास इसलिए तो नहीं है सर क्योंकि लोजपा अलग चुनाव लड़ रही है और जाहिर तौर पे इसका फायदा पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरी लोगों के वहाँ की लोगों की जनभावना के अनुसार बोल रहे हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं कि हम 2/3 जीतेंगे, तो 2/3 जीतने वाला का जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वे चुनाव में लड़ रहे हैं, डरे लड़ रहे हैं वहाँ हरनौत से, लड़ रहे नालंदा से, किसी विधानसभा से, सुशील मोदी जी लड़ रहे कहीं से। ये तो चुनाव लड़ते नहीं है, ये तो जान रहे कि हम हारेंगे। यदि उनको इतने विश्वास है, आरसीपी सिंह को चुनाव लड़वा दें, जालन सिंह को चुनाव लड़वा दें विधानसभा में, लोकसभा में जीत गए हैं, विधानसभा में लड़ा दें, मुंगेर से, जमुई से, चकाई से, यहाँ से लड़ा दें, तब इनको पता चल जाएगा कि दलित और पिछड़ा किनके साथ है। ये तो लड़ेंगे नहीं, खाली गुमराह कर रहे हैं। दानिश जी आप बैठे हुए हैं, दानिश जी आप देख लीजिएगा जो बाराचट्टी से लेकर मखदूमपुर से लेकर के सारी जगह राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार है महागठबंधन का, ये रिजर्वेशन सीट है, रिजर्व सीट है, उस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की जीत निश्चित होगी। अब क्योंकि इसलिए निश्चित होगी कि आपके चरित्र को, आपके नीति और नियत को वहाँ के दलित समझ रहे हैं, समझ गए हैं। आप किस तरह से बात करते थे 15 दिन पहले, आज किस तरह से बात कर रहे हैं। नहीं, एक सवाल इस बात को लेकर राजेश भट्ट जी सवाल इस बात को लेकर है जो हालात मौजूदा वक्त में हैं सर, तकरीबन 16% आबादी है दलितों की, लेकिन ऐसे में हमेशा दलित वर्सेस सवर्णों का जो एक गुफा छोड़ दिया जाता है या फिर यूँ कहें कि इसी को आधार बनाकर चुनाव लड़ा जाता है। उसके बावजूद भी तमाम राजनीतिक पार्टियां आई, आपने भी सत्ता पर राज किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात है दलितों के
वो जस के तस बने हुए हैं। सर, इसके पीछे की क्या वजह है और क्या नहीं लगता कि दलित वर्सेस सवर्ण के बजाय विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए? राजेश भट्ट जी। देखिए नेहा जी, 5 दशकों से रामविलास पासवान जी हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ अभिभावक और संस्थापक थे, उन्होंने सिर्फ दलितों की आवाज, हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते रह गए और दलितों की आवाज बने रहे। अगर कोई दलित के लिए पहला चेहरा जो राष्ट्रीय स्तर पर दलित की आवाज बनकर उभरा, वो रामविलास पासवान जी थे। आज दलित कार्ड खेल खेल के कुछ भैया कई नेता पैदा हो गए हैं बिहार में, जिन्हें दलित से और दलित की राजनीति से और दलित नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या नहीं लगता कि दलित वर्सेस सवर्ण को छोड़कर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए? सर, इसका फायदा आपने भी खूब उठाया है। रामविलास पासवान पहले ऐसे नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग जी ने इस बार जी नेहा जी हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने फर्स्ट बिहार का जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसमें पिछली सारी सरकार की गलतियों को सुधारते हुए एक नए बिहार की परिकल्पना लिए, विकसित बिहार, उन्नत बिहार, हर हाथ को रोजगार, हर घर में खुशियां आए, किसानों की हालत। नहीं सर, ये करने में क्यों कामयाब नहीं हो पाए रामविलास पासवान? क्यों एलजेपी ये करने में कामयाब नहीं हो पाई? सिर्फ दावों और वायदों तक क्यों ही सिमट के रह गए? सर, ऐसा नहीं है कि रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है कि राज्य में जब वो गठबंधन के साथ सरकार नहीं बना पाए। अक्सर देखा गया है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक उन्हें कहा जाता था, वो पहले ही भाप लेते थे कि किसकी सरकार बनने वाली है, कहाँ का रुख है हवा का और किस और हमें जाना है। तो ये जो उनकी खासियत थी, इसके बिहाफ पर वो कई बार, तकरीबन 6 बार राजनीति कभी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने देश के निर्माण में अपना जीवन समर्पित किया है, संकल्पित किया है। और माननीय चिराग पासवान जी ने जो ये सर, मैं उस बात पर सवाल ही नहीं उठा रही, सवाल तो इस बात पर है कि दलितों का उत्थान क्यों नहीं हुआ? दलितों का उत्थान तो उनसे पूछिए जो सरकार में बिहार में 15 साल बनाम 15 साल का हवाला देकर सत्तासीन बैठे हुए हैं। उन्हें दलित का वोट तो चाहिए, दलित की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। मोहसिन अली जी नहीं है। मोहसिन अली जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप राजेश भट्ट जी की बातों से? सिर्फ वोट लेने का काम किया और सत्तासीन बने रहने का सुन लेते हैं मोहसिन जी। ये बिहार के सभी दलित वर्ग ने या बिल्कुल नहीं अब एक सिरे से नेहा जी मैं आपको बता दूं, और पूरा बिहार क्या पूरा देश जान रहा है कि 15 साल पहले कितना नरसंहार हुआ था, कितने दलित का जो है कत्ल आम हुआ था। और ये 15 साल में एक भी बता दे कि एक भी नरसंहार हुआ हो। और दलितों के उत्थान के लिए जो काम कर दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतिहास रचने का काम किया है और वो दलित समाज देख रहा है। इसलिए लोजपा ठीक है, ये सवाल मेरा एक दानिश जी से है। दानिश जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, दलितों पर सियासत होती है, राजनीति होती है, वोट बटोरे जाते हैं और सियासत में चमकने के लिए आगे बढ़ा जाता है, लेकिन बावजूद इसके दलितों का उत्थान आज तक नहीं हो पाया। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं आप? देखिए, जो लोग अगर ऐसा कहते हैं कि बिहार में दलितों का उत्थान नहीं हुआ है, उनको सबसे पहले चिराग पासवान जी को देखना चाहिए। चिराग पासवान जी के दादाजी क्या करते थे, आज चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं, उन्हें वैसे समझना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि दलित अत्याचार बिहार में बढ़ गए हैं, उनको देखना चाहिए कि अगर हमारे जीतन राम मांझी जी जब बिहार में मुख्यमंत्री थे तो दलित गैंगरेप के मामले में हमने 22 दिन में सजा दिलाने का काम किया था। ये दलित अत्याचार के लिए हमने हमारे सरकार ने काम किया है। और जो लोग बिहार सरकार को दलित निवारण के ऊपर में उंगलियां उठा रहे हैं, उनको ये पूछना चाहिए, उनसे ये सवाल उठना चाहिए कि आखिर बिहार में जो 15 साल का तथाकथित जंगल राज था, तो उस जंगल राज में दलितों के साथ में लगातार जो नरसंहार के वारदात हो रहे थे, वो कहाँ तक सही थे?
ये जो तमाम सवालात हैं, जी। ये सवालात बता रहे हैं कि बिहार की सरकार जमीनी स्तर पर जाकर काम किया है और जो तथाकथित जंगल राज के युवराज हैं, जो जंगल राज के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर लगाने से डरते हैं कि अगर उनकी तस्वीर को लगा देंगे तो पब्लिक को पता लग जाएगा कि हम उन्हीं के बेटा हैं। अगर वोट मांगने जाएंगे तो लोग उनका चेहरा देखकर पूछेंगे कि लालू प्रसाद यादव जी के नाम पर वोट मत मांगिए। इसीलिए आजकल लालू प्रसाद यादव जी के चेहरे को छुपाकर घूम रहे हैं। उनसे ये सवाल उठना चाहिए और सवाल तब भी उठना चाहिए जब बार बार ये दलितों के उत्थान की बातचीत करें, लेकिन जब मलाईदार पोस्ट देने की बातचीत आए तो अपने परिवार के सदस्यों को चुन लें। तो ऐसे लोगों से सवाल पूछना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हमने बात दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव पर की कि आखिर दलित वोट बैंक कहाँ जाने वाला है और किस ओर रुख ले सकता है दलित वोट बैंक, क्योंकि तकरीबन 16% आबादी दलितों की है और ऐसे में जाहिर तौर पे अभी तक का अगर हम इतिहास उठा के देखें बिहार की राजनीति में दलित वोट बैंक एक तरफा नहीं पड़ा, यानी कि दलित वोट एक तरफा कभी भी किसी पार्टी को नहीं मिला। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि इस बार के विधानसभा चुनावों में दलित वोट बैंक कहां जाता है और किस ओर अपना रास्ता अख्तियार करता है। बहरहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।